अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं करन नाज। दावेदार और धोखेबाज हजार होते हैं, लेकिन हकीकी लीडर सालों में नहीं सदियों में पैदा होते हैं। जब वो मुस्लिम हुक्मरान बनकर उभरा, आलमी ताकतों ने उसे निशाने पर रख लिया। जब उसने उम्मत को जगाने की कोशिश की, अपने हुकूक याद दिलाए, जालिम के आगे झुकने से इनकार किया, तो उसे इख्तिदार से उतारने के लिए हर तरह की साजिशें हुई, कभी बैरूनी तो कभी अंदरूनी। मगर लीडर वही है जो हक बात कहकर उस पर डट जाए, चाहे उसके बदले उसे अपनी जान ही क्यों ना गंवानी पड़ जाए। और कुछ ऐसा ही हुआ। पैसों और इख्तिदार की लालच में चंद मफाद परस्त आलमी ताकतों की गुलामी कबूल करके गद्दारी के मुर्तकिब हुए। एक निडर और बहादुर लीडर को मौत की नींद सुलाने का प्लान बनाया गया। इस बहादुर लीडर का कसूर सिर्फ इतना था कि वो अपनी रियासत को आज़ाद रखना चाहता था। वो किसी से डिक्टेशन लेने को तैयार नहीं था। उसने दुनिया की सुपर पावर के आगे सर झुकाने से इनकार कर दिया था। उसे मार देने के पैगामात भी पहुंचाए गए, लेकिन वो डरा नहीं। यहां तक कि प्लान बनाने वाले एग्जीक्यूट भी कर चुके, लेकिन वो झुका नहीं। वो रियासत और अपने खिलाफ होने वाली बैरूनी चालों को नाकाम बनाता रहा, अपनी कौम को जगाता रहा और गुलामी किसी सूरत भी कबूल न करने का ऐलान सरेआम करता रहा। रफ्ता रफ्ता उसका नारा अवाम में मकबूल होता चला गया। देखते ही देखते उसकी हिम्मत और जुर्रत की कहानियां सारे जमाने में गूंजने लगीं। शायद वो इससे पहले कभी इतना मकबूल नहीं था जितना दुश्मन की साजिश और अंदरूनी गद्दारी ने उसे कर दिया था। हाँ, उसकी तर्ज हुकूमत में कुछ खामियां ज़रूर हो सकती हैं, लेकिन उसकी बहादुरी ने उसे औरों में मुमताज़ कर दिया था। उसने मुस्लिम हुक्मरानों को जगाने की भी भरपूर कोशिश की, इत्तेहाद बनाना चाहा, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। बदकिस्मती से बैरूनी दुश्मनों के सामने डट कर खड़ा होने वाला अपने करीबी साथियों के हाथों धोखा खा गया। उसके साथ भी वही हुआ जो अक्सर हक पर चलने वालों के साथ हुआ करता है। वो शहीद हो गया। दुनिया इस बहादुर को टीपू सुल्तान के नाम से याद करती है, जिसने गीदड़ की 100 साला जिंदगी पर शेर की एक दिन की जिंदगी को तरजीह दी। आज इस अजीम बहादुर लीडर का यौम विलादत है। ये माजी के कुछ किरदार हैं जिनको ज़रूर याद रखना चाहिए। अब ज़रा हाल में वापस आते हैं, पाकिस्तान की सिचुएशन पर वापस आते हैं। आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से, उस प्रोसेस के हवाले से कल ख्वाजा आसिफ साहब बात कर चुके हैं। कह रहे हैं कि नेक्स्ट वीक से, यानी कमिंग वीक से, कल से इस पर काम शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने 26 तारीख का ऐलान कर दिया, यानी अगले हफ्ते वो पिंडी इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं। सारी सिचुएशन पर बात करने के लिए वज़ीर आज़म के मावन खुसूसी सीनियर एंकर पर्सन, एनालिस्ट, जर्नलिस्ट मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। फ़हद हुसैन साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा लग रहा है मुझे आपके साथ आज बैठ के। और मुझे भी, और बहुत मुबारक हो आपको नए शो की। बहुत शुक्रिया फ़हद साहब। कल एक तो मैंने आपका ट्वीट देखा था, और ट्वीट के साथ साथ जो खान साहब के रवैये में ही अचानक तब्दीली आई है। एक तरफ मैं देख रही हूँ, उन्हें लग रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट जो थी वो तो साजिश में शामिल ही नहीं थी। फिर उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट परवेज़ इलाही साहब ने जो कुछ ट्वीट किया है, ये रवैयों में अचानक इतनी तब्दीली, क्या सिचुएशन क्या क्या बनने जा रही है, ये क्या बन चुकी है पीटीआई के लिए? देखिए किरण, ये मेरे ख्याल में कुछ लोगों को शायद ये हैरत हो रही है, लेकिन मुझे नहीं हो रही, क्योंकि मैं उस ट्रेंड देख रहा था किस तरीके। देखिए ना, अब मुझे एक तो, मैं क्योंकि अब सरकार का हिस्सा हूँ और कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व हूँ, तो कुछ तो आपको खबरें ही मिलती रहती हैं, लेकिन बाकी सारी उम्र तज्जियाकार भी रहा हूँ, तो वो आप नुक्ते से नुक्ता जोड़ना शुरू कर देते हैं ना चाहते हुए भी। तो ये मुझे नजर आ रहा था कि ये जो अब यू टर्न की तरफ, पहला काम ये होता है कि स्पीड स्लो होती है। आपने कहीं यू टर्न करना हो तो 5वें गियर में तो नहीं करते, दूसरे गियर में आना पड़ता है। वो दूसरे गियर में इन्होंने आना शुरू कर दिया था जब से ये लॉन्ग मार्च जो है वो स्लो मार्च में तब्दील हुई, और फिर हमें नजर आ रहा था कि ये मामला उस तरफ जा रहे हैं। अब हुआ क्या है कि इस वक्त जो हदफ खान साहब हासिल करने के लिए निकले थे, और मैं सिर्फ लॉन्ग मार्च की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं पिछले 6-7 महीने में वो तमाम अहदाफ, वो बारी बारी जिस गली में वो घुसे आगे से वो बंद गली मिली है। अब तमाम गलियां हो गई हैं बंद। अब मसला यह है कि अगर यू टर्न भी करना है तो कौन सी बंद गली से यू टर्न करें, उसी गली में वापस मुड़ना पड़ेगा। तो थोड़ा सा इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके चेयरमैन के लिए हालात टाइट हो गए। लेकिन दूसरी तरफ तो पीटीआई की तरफ से ये नैरेटिव बिल्डिंग हो रही है कि जी जो खान साहब के अहदाफ थे वो सारे के सारे पूरे हो गए हैं, देखें किस तरह से अब तो माफी बाकायदा मांगनी पड़ जाएगी। वैसे सर कल से क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा भी है कि नेक्स्ट वीक से तैनाती का अमल शुरू हो जाएगा, तो फिर कल से होने जा रहा है? मेरे ख्याल में देखिए, ये टाइम तो आ गया, ये हफ्ता है, और इसमें कोई वजह नहीं है कि ना हो। तमाम तर मामला जो हैं वो उसी तरीके से हुए जैसे कि होने चाहिए आईन और कानून के तहत। लोग शोर करते रहे जी इतना देर क्यों कर रहे हैं, अगर पहले अनाउंस कर देते तो मामलात यहां तक ना पहुंचते। मेरे ख्याल में देर बिल्कुल नहीं हुई, टाइम के साथ साथ
वेल इन टाइम जो है ये होगा। तमाम मुशावरतें जो है वो मुकम्मल हुई हैं और उसकी रोशनी में वो अपॉइंटमेंट होगी जो मुल्क के लिए बेहतर हो और इदारे के लिए बेहतर हो, वो होने जा रही है। अब उसमें एक सिर्फ नुक्ता मैं आपके सामने और रखता हूं किरण, वो ये है कि देखिए खान साहब जो है वो बयानिए का बड़ा जोर उस पर जोर देते हैं और मेरा ये मानना है कि वो बयानिया बनाते बनाते सियासत हार गए, क्योंकि ना उन्हें अपना आर्मी चीफ मिला, ना उन्हें इलेक्शन मिले, ना उन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर मिला और अब ना ही शायद उनको फेस सेविंग मिले। ओके सर, ये जो अभी लॉन्ग मार्च के लिए अब जो फाइनली आ रहे हैं, डेट भी अनाउंस हो गई 26 की, कुछ हासिल कर सकेंगे इस लॉन्ग मार्च से? और गवर्नमेंट उनको रैली की तो इजाजत उन्होंने ले ली, जलसे वगैरह की इजाजत दे देगी इस्लामाबाद में? जलसे जुलूस की इजाजत अगर किरण वो मांग रहे हैं उनको मिल जाएगी, उसमें कोई मसला नहीं, वो उनका आईनी हक है। हक क्या नहीं है कि मेरी आपकी और पाकिस्तान के शहरियों की जिंदगी जो है उसमें को खलल डाला जाए। हक ये नहीं है कि हमारे बच्चे स्कूल ना जा सकें और दफातर ना खुल सकें और लोग अपनी दुकानों में आके कारोबार ना कर सकें, ये किसी का हक नहीं है, वो नहीं होने देंगे। बाकी उन्होंने जलसा करना है, जुलूस करना है, 100 बिस्मिल्लाह आए करें, लेकिन बियॉन्ड दैट ये जो हम बात कर रहे हैं किरण बहैसियत पाकिस्तान के शहरी होने के, देखिए वी हैव टू बिकम अ नॉर्मल कंट्री। ये इस वक्त पाकिस्तान में दो मुख्तलिफ जो है ना वो फिल्में चल रही हैं। एक खान साहब की है जिसमें चीखो पुकार है, फुल एक्शन है, अब तो वो हल्का हो गया, स्लो डाउन हो गया, कुछ हो रहा है, कुछ ट्रेजिक कॉमेडी है, लेकिन वो गुस्सा, वो उनका टीवी पे आना, उनके चेहरे के असरात जो है वो आंखों में खून उतरा हुआ है, कभी उसको गाली कभी उसको गाली। एक तरफ ये लगता है कि हैजान है, दूसरी तरफ क्या काम हो रहा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, समबडी हैव टू रन द कंट्री। देखिए COP27 में पाकिस्तान की कितनी बड़ी जीत हुई है, ये लॉस एंड डैमेज का, ये आने वाले दिनों में आपको अंदाजा होगा। FATF हम निकले, एनर्जी क्राइसिस जो हमें छोड़ के गए थे, प्राइम मिनिस्टर जहां जा रहे हैं लोगों से बात कर रहे हैं। सो एक रनिंग ऑफ द बिजनेस, हम फिर नीचे जा रहे हैं ना, देखिए ना मईशत जो जिन हालात में मिली थी, कह रहे हैं कि मुल्क गलत समत में जा रहा है, बिल्कुल मुश्किल हालात हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। वो क्यों हुए, बड़ा कहना आसान है कि जी पहले ये था वो तो बिल्कुल है, लेकिन यही तो मेरा अनुरोध है कि ये जो मुश्किल हालात हैं दुनिया में भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं, उनको टैकल करने के लिए आपको सीरियस गवर्नेंस चाहिए। वो सीरियस गवर्नेंस तब होगी जब मुल्क में कुछ इस्तेहकाम हो। खुशखबरी क्या है? खुशखबरी ये है कि अगले हफ्ते के बाद से मुल्क में कुछ हद तक इस्तेहकाम होने जा रहा है। जो खान साहब ने एक जुआ खेला, तो ये अनस्टेबिलिटी बस इसी हफ्ते तक की और इसी सारे सिनेरियो के लिए आहिस्ता आहिस्ता वो एक उबाल आया था जी। और दूध के उबाल में क्या होता है कि जितनी तेजी से आता है उतनी तेजी से वो बैठ। अच्छा, एस्टैब्लिशमेंट का किरदार ए पॉलिटिकल रहने का उन्होंने फैसला किया, फिर DG ISPR खुद आए, उन्होंने कहा कि जी हम अपने किरदार में वापस जा रहे हैं, पहले जो गलतियां हो गई सो हो गई। PDM जमातों ने, हुक्मरां जमात ने, सबने इस फैसले का खैर मकदम भी किया। लेकिन अभी रिसेंटली बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल साहब ये मुल्क में मार्शल लॉ की बातें कर रहे हैं। क्या ऐसी खबरें और इत्तलात हैं जिनकी बुनियाद पर इतनी इंपॉर्टेंट वजारतें ये बातें कर रहे हैं और ये स्टेटमेंट दे रहे हैं? देखिए, खतरा इस तरह की बातों का इस तरह की बातें तब होती हैं जब इस तरह का एक माहौल बनना शुरू हो जाए। माहौल क्या बन रहा था? माहौल ये बन रहा था कि खान साहब ने ये कहा हुआ था कि मैंने इनको इस मौजूदा हुकूमत को हुकूमत नहीं करने देनी, मैंने जो है वो इनको आर्मी चीफ अपॉइंट करने नहीं देना। और कैसे नहीं देना? तगड़ा। और मैं कैसे होगा कि मैं सारे मुल्क से लोगों को लेके आऊंगा। और सबसे खतरनाक बात कि पंजाब की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पुलिस है, दीगर सूबों की जो पुलिस है, उनके साथ मैं आऊंगा। यानी ये को हलाकू खान की कोई यलगार हो रही है। अब सोचें, जब एक फंक्शनिंग डेमोक्रेसी के अंदर किरण अगर ये कहा जाए कि जी हम यलगार कर देंगे और तहस से नहस कर देंगे और निजाम को गिरा देंगे, तो फिर जाहिर बात है कि लोग इस तरह की बातें तो करते हैं। बट द गुड थिंग इज कि अब इस तरह का खतरा कोई नहीं है। वो तमाम जो भड़कबाजी थी वो उसके नतीजे में जो चाह रहे थे वो उनको मिला नहीं है। सर ऐसा क्या हुआ है कि ये जो है ना ये टोन डाउन हो चुका है? पीछे बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना जिसकी वजह से इतनी तब्दीली आ गई। मेरे ख्याल में 2-3 बड़ी अहम चीजें हुई और आई एम ग्लैड यू आस्क्ड मी दिस। देखिए, पहली चीज तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो एक उनका एक ग्रुप है जो कहता है कि जी बिल्कुल जीरो कॉम्प्रोमाइज करना है और चढ़ जाओ। उसी तरह आप देखें जो इदारों के साथ उन्होंने किया, जो गालम गलोच हुई, यानी हम कभी सोच भी नहीं सकते। लेकिन उस जमात में कुछ रैशनल लोग भी हैं, इट मे बी हार्ड टू बिलीव, लेकिन हैं अच्छे लोग हैं जो वजारत उज़्मा के उम्मीदवार भी हैं। आप उनकी बात, मैं उससे, अब आपने शरारती सवाल किया है, मैं उधर नहीं जाऊंगा, उसको मैं वेल लेफ्ट कर दूंगा। लेकिन आई थिंक देर आर सम वेरी गुड पीपल इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और एज ए जर्नलिस्ट मैं तो सबसे मिलता भी रहा हूं और अब भी
मेरे ख्याल में ये काउंटर वहां पे उनके अंदर, जमात के अंदर एक काउंटर नैरेटिव आया है कि ये जो आपने, इसे अंग्रेजी में ग्लव्स होता है स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी, कि सब कुछ जला दो, कि वो उनको समझाया गया है कि देखें ये काम नहीं कर रहा। आपने हर शख्स से, हर इदारे से लड़ाई ले ली है, हर दुनिया का जो हमारा, दुनिया में जो हमारे दोस्त हैं उनसे भी लड़ाई ले ली है। इस तरह तो नहीं होता मामला, और हम इन तमाम लड़ाइयां करने के बावजूद भी इक़्तिदार के करीब नहीं है। आपने चंद रोज पहले ट्विटर पर कुछ सवालात उठाए थे, पीटीआई रहनुमाओं की जानिब, उनकी क़यादत की जानिब इशारा किया था। जब आप इतनी इत्तलात दे रहे हैं तो उन रहनुमाओं के नाम भी बता दें, जिसका एक इशारा ऑलरेडी मैं दे चुकी हूँ पहले, जिन्होंने इस साजिश के बयानियों को बेसिकली घड़ा, और फिर उसके बाद वो कौन सी शख्सियत थी जिसने ये गिरफ्तारी वाली बातें की थी? अच्छा, नाम तो मैं आपको अगर बताऊंगा तो वो ये आपकी स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज़ चलनी शुरू हो जाएगी, तो वो आप इशारे दे दें, मैं नाम खुद दे दूंगी। अच्छा, मुझे सोचने दें, मैं आपको नाम बताऊं कि ना बताऊं? बता दें। देखिए, ऐसा करते हैं, मैं आपको उसका कॉन्टेक्स्ट बताता हूं। पहली चीज तो ये कि देखिए, जब ये मरासला आया ना जी, एक रूटीन का मरासला था, तो जो मैंने उसमें जिक्र किया था कि एक उसमें थोड़ी उस जो मरासले में जो कुछ कहा गया था, तो वो उस वक्त के वजीर आजम ने वो पढ़ा भी नहीं था, किसी और ने, एक बहुत ही अहम शख्सियत ने, जिसका मैंने जिक्र किया था, जो एयरबेस पे मौजूद थी। अब एयरबेस पे कौन लोग मौजूद होते हैं, ठीक है, अब इससे आगे मैं नहीं जाऊंगा। उन्होंने खान साहब को कहा कि ये आपने देख लिया था, और आपको तो खान, चले मैं एक और चीज कहने वाला था, मैं रुक गया, लेकिन खान साहब ने उस वक्त ये कहा था कि हाँ, तो उसमें क्या बड़ी बात, क्या है, मामूल की चीज है। और ये वाली बात जो है, जब बाद में सारा हवा बना बाद में, तो वो जो चंद लोग थे जिन्होंने उस वक्त, जिसका मैं हवाला दे रहा हूं, उन्होंने बाद में इस पॉइंट को रेज किया कि हमने तो आपको उतने दिन पहले ये बताया था, उस वक्त तो आपने कहा था मामूल की बात, अब क्या हो गया? सो ये बाद में कहा गया कि इसमें खेलो। अच्छा, अब एंट्री है दूसरे साहब की, जिन्होंने ये सारी कहानी बनाई, जिन्होंने खान साहब को कहा ये देखें ये चीज आ गई, ये तो बना बनाया मामला है, ये तो इस तरह हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, और जो बताएंगे, और उनके मिनट्स लिखने थे, और उसका और आप अपनी तैयारी करके आई हुई हैं, और उन्होंने ये कहा कि जी इससे हमारी जो एक सियासत है उसमें एक एंटी अमेरिका नेशनलिस्ट टिंज आ जाएगा। और वो खान साहब ने उस बात को कहा, वो साहब हैं जो अभी खान साहब के साथ हैं, और वो आपको, जिनकी वजह से बहुत सारे लोग खान साहब से दूर हुए, और वो अक्सर व बेशतर, आप अच्छे लुक में दे रही हैं, और वो अक्सर व बेशतर वो आपको नजर भी आते हैं, वो आपको अक्सर व बेशतर पिछले चंद दिनों से लॉन्ग मार्च हो रहा है तो आपको नजर भी आते हैं। और उन्होंने ये कहा था, उनकी ये जहन की पैदावार थी। अरशद शरीफ कत्ल केस में तहकीकात कहाँ तक पहुंचे हैं? कोई बड़ा ब्रेक थ्रू वगैरह मिला है वहाँ से? देखिए, हम सब के कॉलीग थे, और जितना दुख हम सबको हुआ है, शायद ही किसी को हुआ इसमें, और हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा ये एक है, वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जाहिर बात है, क्योंकि मामला सारा कीनिया में है। जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, किरण, जो हमारी जो इन्वेस्टिगेटर्स थे जो वहाँ पे गए थे, वो वापस आके अपनी रिपोर्ट लेके आए हैं, उन्होंने इंटीरियर मिनिस्ट्री को वो रिपोर्ट दी है, उसकी रोशनी में मामला चल रहे हैं। हतमी कोई चीज सामने नहीं आई, लेकिन मेरा ख्याल है जितना पाकिस्तान कर सकता है वो कर। अच्छा, तोशा खाने पे भी जरा बात कर लेते हैं। पहले वो कीमती रेस्ट वॉचेस आई, फिर उसके बाद अब डायमंड रिंग्स भी आ गई हैं सामने, तो क्या क्या है जो खान साहब लेके गए हैं, और घड़ी के अलावा चीजें उनके पास हैं या वो भी फरोख्त कर दी गई हैं? क्या गवर्नमेंट के पास इत्तलात आ रही है? बहुत कुछ सामने आ रहा है, ये बात तो एस्टैब्लिश हो गई है। ये जो अभी जो हम बात कर रहे हैं, वो वाली घड़ी की जो हम सब ने देखी भी, वो तो एस्टैब्लिश हो गया है। उसके बाद और भी बहुत कुछ है, अब क्योंकि सारे वो कागज फरोले जा रहे हैं, तो उसके अंदर से चीजें निकल रही हैं कि 2 साल में जितने दौरे हुए, और उन दौरों में तमाम तर जो डेलीगेशंस गए, वो जो वापस आए, तो जब आप वापस आते हैं किरण, तो आपने वो डिक्लेयर करना होता है। तो वो जब आप कागजात में देखते हैं कि इतने दौरे, इतने लोग और इतनी कम डिक्लेरेशन, तो वो कहां गए तमाम तोहफे? तो मेरे ख्याल में अभी आने वाले दिनों में मुझे लगता यूं है कि बहुत ज्यादा और डिस्क्लोजर्स निकलेंगे। ये तोशा खाना का जो स्कैंडल है, ये सिर्फ एक घड़ी या एक पेन का नहीं है, ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने जिस वक्त खान साहब को नाइल किया था, उस फैसले में कहा था कि इमरान खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज किया जाए, और इलेक्शन एक्ट की दफा 190(2) के मुताबिक फॉलो अप एक्शन को भी यकीनी बनाया जाए। अब हुकूमती वज़रा इस पर इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, लेकिन एक्शन कहीं दिखाई नहीं दिया, इसकी क्या वजह है? मेरे ख्याल में एक्शन आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। अच्छा। क्योंकि देखिए, बहुत सारे ऐसे
मामलात हैं जो इस वक्त अदालतों में हैं ऑलरेडी। इसमें इलेक्शन कमीशन का आपने जिक्र किया, इसके अलावा और भी बहुत कुछ चीजें हैं जो मुख्तलिफ स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पर हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो अपने मंतकी अंजाम पे चल रही है। हमारे यहाँ होता ये कि आपने भी नोट किया होगा, और मैं तो खैर सारी उम्र ही काम करता रहा हूँ, कि बहुत सारी चीजें पकड़ी होती हैं फिर एकदम वो हेडलाइंस में आती हैं, उससे पहले कि वो नहीं आ रही होती। तो इस वक्त जो सूरत हाल है कि बहुत सारे ये जो मामलात हैं ये अपने एक जो ऑफिशियल चैनल्स में मुख्तलिफ स्टेजेस पर हैं और एकदम जो है ये मैच्योर होकर और हेडलाइंस आना शुरू हो जाएंगे और फिर मैं और आप उस पर खुल के बात करेंगे। सही। ये फराह खान साहिबा, क्योंकि इस वक्त घड़ी बहुत ज़्यादा खबरों में है और फिर वो लिंक फराह खान से जुड़ रहा है, तो उनके बारे में कल मेरी उमर फारूक ज़हूर प्रोग्राम में मौजूद थे, तो वो कह रहे थे कि भाई जो आई हैं दुबई, उनका जो आना जाना हुआ है वो प्राइवेट जेट में आई हैं। पाकिस्तान के एक बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके प्राइवेट जेट को वो यूज़ करती रही हैं, उसका रिकॉर्ड कोई मौजूद नहीं है। तो इसकी कोई तहकीकात गवर्नमेंट कर रही है इमिग्रेशन में? चलें पाकिस्तान से अगर स्टैंप नहीं भी लगी तो दीगर कंट्रीज में तो पीटीआई की गवर्नमेंट नहीं थी ना। देखिए ये मामला क्योंकि अब बिल्कुल मंजर-ए-आम पे आ ही गया है और उसमें जो बहुत सारे शवाहिद हैं वो भी आ ही गए हैं, तो ये तो मैं आपको बिल्कुल यानी वसूख से कह सकता हूं कि अब हुकूमत जो है वो इसकी तह तक पहुंचेगी। अच्छा खान साहब, तोशा खाने में बाकी सरबराहान पर भी, बाकी पिछले वज़राए आज़म पर भी इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं, आप समझते हैं कि वंस फॉर ऑल फिर सभी की तहकीकात एक दफ़ा ही हो जाए? देखिए मेरे ख्याल में ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, पाकिस्तान में बहुत चीज़ें किरण जो है वो चेंज होने की ज़रूरत है। मैटर्स एज बिजनेस एज यूजुअल नहीं चल सकती। और अगर मैं ये कहूँ कि जी इस वक्त सरकार में सब कुछ बिल्कुल ठीक हो रहा है, तो बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा। निजाम में बहुत कमजोरियां, एक कमजोरी ये है कि आपकी अशराफिया को ये स्टेट जो है वो सब्सिडाइज कर रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो अशराफिया पहले ही जो है वो उनके पास तमाम तो चीजें, उनको क्यों कर, तो ये चेंजेस होने चाहिए और मैं मुकम्मल तौर पर इनका हामी हूं कि इस तरह की तमाम इस्लाहात को करना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान साहब पे बड़ी तनकीद हो रही है, कराची गए जनाजे में शिरकत के लिए, अब सरकारी जहाज में आए, वो उनके पास तो कोई सरकारी ओहदा भी नहीं है, तो फिर किस तरह से सरकारी जहाज में उनकी आमदोरफ्त हुई, किस हैसियत से वो सरकारी जहाज में सफर कर रहे हैं? देखिए मेरे ख्याल में ऑब्वियसली जब भी सरकारी जहाज, दो चीजें, पहली चीज तो ये कि मेरे पास इसकी हार्ड इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मैं क्योंकि आपने एक सवाल किया है तो अब मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं जाके इसकी इन्फॉर्मेशन लूं और आपसे शेयर करूं, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि ऑब्वियसली जब भी कोई सरकारी जहाज इस्तेमाल होता है तो उसके पीछे उसके पूरी पेपर वर्क होता है जी। वो ऐसे नहीं होता कि आपने कहा जी जहाज पकड़ो और उबर कराओ और चले जाओ, तो ऑब्वियसली उसके पीछे कुछ ना कुछ होगा, लेकिन ठोस इन्फॉर्मेशन मैं आपको लेके दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। वेलकम बैक वंस अगेन जी। तोशा खाना इस वक्त ज़बान ज़द आम है। अहमद बिलाल महबूब साहब जो कि पिलडाट के सरबराह हैं, उनकी जानिब से एक ट्वीट भी किया गया है, तो इस सारे मामले पर बात करने के लिए मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन भी कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद बिलाल साहब। वालेकुम अस्सलाम। अहमद साहब, आज आपने ट्वीट किया सर कि इमरान खान को 160 ताइफ मिले, उसमें से 55 उन्होंने मुफ्त में रख लिए, 53 की अदायगी की जिसको अपने साथ लेगा, और वो भी सिर्फ 27% पर। तो सर इस सारे सिनेरियो में कोई कानून की खिलाफ वर्जी भी हुई है? नहीं, देखिए मेरे ख्याल में कानून तो उन्होंने कोई नहीं तोड़ा। कम से कम उन स्टेटिस्टिक्स में जो मैंने शेयर किए हैं, मैंने उनके 3 साल के स्टेटिस्टिक्स शेयर किए हैं। उनकी जो मजमूई तौर पे मालियत बनती थी जो उन्होंने अदा की, वो 26.7% यानी 27% बनती है। शुरू में उन्होंने अगरचे कानून में तब्दीली का ऐलान तो किया था, लेकिन वो तब्दीली उन्होंने की जब कीमती तरीन तहाइफ उनको मिल चुके थे। तो कीमती तरीन तहाइफ पे तो उन्होंने 20% पे किया और बाद में मिलने वाले तहाइफ पे उन्होंने 50% पे किया। तो ओवरऑल जो पेमेंट उन्होंने की वो 27% थी, जो कानून के मुताबिक थी। लेकिन मैंने कहा कि ये लोगों के इल्म में आनी चाहिए कि वो तब्दीली उस वक्त की जब कीमती तरीन तहाइफ उन्हें मिल चुके थे और उनकी वो 20% के हिसाब से अदायगी कर चुके थे। तो यानी कि अगर आप कह रहे हैं उस हिसाब से, तो फिर उन्होंने 7% ज्यादा दे दी कीमत? नहीं, वो एवरेज है ना, मैं तो एवरेज की बात की है। कुछ को 50% से किया जो कि बहुत थोड़े से, और कुछ 20% पे किया, तो ओवरऑल एवरेज जो निकली वो 27% की निकली। यानी कि जो टोटल कीमत बनती थी उस टोटल कीमत का 27% अदा किया। ठीक है। अच्छा सर, सिर्फ इमरान खान नहीं, तोशा खाना से तो और भी कई लोगों ने फायदे उठाए, क्या उन लोगों की तफसीलात सामने नहीं आनी चाहिए? बल्कि हुकूमत को चाहिए कि वो कानून बनाए और हर साल ताइफ लेने वालों की फहरिस्त बनाई जाए जिसे पब्लिक किया जाए।
बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, मैंने यही मुतालबा किया है। ये तो ज्यादती होगी कि अगर सिर्फ इमरान खान साहब को सिंगल आउट किया जाए, क्योंकि इत्तेफाक से इमरान खान साहब के बारे में मालूमात अभी इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर आया था अक्टूबर 2022 में, उसके अंदर ये तफसीलात दी हुई थी, तो वो हमें मिल गई। तो ये ऑफिशियली डिक्लेयर्ड मालूमात है। दूसरे लोगों की मालूमात हमारे पास है नहीं, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि तमाम मालूमात पिछले जो हमारे रूलर्स गुजरे हैं या जो इस वक्त मौजूद हैं, इन सब के बारे में, ये जो कितने तहफ़ लिए, कितनी मालियत के लिए, कितने वो घर ले गए और उसकी कितनी मालियत की पेमेंट उन्होंने की, ये सब कुछ उन्हें डिक्लेयर होना चाहिए और ये वेबसाइट पे होना चाहिए। ये दुरुस्त है कि ये ना बताएं कि किस मुल्क से मिला, ताकि उस मुल्क के बारे में कोई उनकी प्राइवेसी ब्रीच ना हो, लेकिन ये तो बता दें कि टोटल तहफ़ कितने मिले, किस मालियत के मिले और वो कितने घर ले गए। सही। अच्छा अहमद साहब, इमरान खान साहब अपने बयानिए से एक बयानिए से इनफैक्ट वो पीछे हटते जा रहे हैं, उनकी मकबूलियत में भी कमी हो रही है। और दूसरी तरफ अगर मैं हुकूमत का ग्राफ देखती हूँ तो वो भी अवाम का एतमाद उस तरह से जीत नहीं पा रहे हैं, इनफैक्ट उनके ऊपर भी अवाम का एतमाद कम हो रहा है। जी ये बात दुरुस्त है। इमरान खान साहब तो मकबूलियत की इंतहाई बुलंदी पे थे, अभी एटलीस्ट रिसेंट पास्ट में, मुझे इस वक्त नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल में ये तोशा खाना का जो स्कैंडल ही कहना चाहिए, या ये मालूमात शेयर हुई हैं, इनसे उनकी मालूमात पे ज़रूर ज़रब लगी होगी, इसलिए कि इमरान खान साहब से कोई एक्सपेक्ट नहीं करता। दूसरे लोगों से ये एक्सपेक्ट किया जा सकता था जिन्हें वो बहुत तनकीद का निशाना बनाते हैं, लेकिन इमरान खान साहब से उम्मीद ये थी कि वो कोई भी तोहफा घर लेके नहीं गए होंगे। जैसे हमें अभी बताया जाता है कि अयूब खान साहब कोई तोहफा घर लेके नहीं गए, मीर बलख्शेर मज़ारी कोई तोहफा घर लेके नहीं गए। तो इमरान खान साहब से भी ये हमारी तवक्कुआत बहुत बुलंद थी, लेकिन ये जो तोहफा, एक तो वो घर ले गए, फिर वो घर भी नहीं रखे उन्होंने, वो बेच दिए। तो ये जो मालूमात सामने आई हैं, उससे उनकी मालूमात, उनकी पॉपुलैरिटी पे मेरे ख्याल में बहुत मनफी असरात मुरतब होंगे। कितने होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन ये भी बात दुरुस्त है कि मौजूदा हुकूमत की भी कोई पॉपुलैरिटी उससे बुलंद नहीं होगी, उसका फ़ायदा इनको नहीं मिलेगा, क्योंकि इनका तो कोई इस पर रोल नहीं है। लेकिन ये भी अवाम अगर मायूस होंगे सबसे, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब इलेक्शन होंगे तो फिर पता चलेगा कि कौन ज़्यादा मकबूल है, कौन कम मकबूल है, और जो फिर निस्बतन ज़्यादा मकबूल होगा उसी को लोग इलेक्ट करेंगे। सही। अच्छा सर, ये जो आप कह रहे हैं कि इसका ग्रेजुअली इम्पैक्ट आएगा, तो ये इम्पैक्ट क्या हमें जो 26 तारीख की डेट खान साहब ने अनाउंस कर दी है, ये इम्पैक्ट हमें वहां पर भी नजर आएगा? क्या समझते हैं आप, आपका तज्जिया क्या कहता है? खान साहब कितने लोग जमा कर सकेंगे कि वो हुकूमत पर दबाव डाल सकें, अपनी बात मनवा सकें? कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इसका कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट होगा, लोगों पे भी, हाजिरी पे भी, और वक्त गुजरने के साथ जो जो ये मालूमात शेयर होंगी तो फिर शायद ज़्यादा असर होगा। लेकिन 26 तारीख को क्या असर होगा, मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ तो असर होगा। 26 तारीख का और भी कुछ वजूहात की बिना पे असर होगा, लेकिन इस चीज़ का भी असर होगा मेरे ख्याल में। सही। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब, प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, वापस आ रही हूँ। कतर में एक ज़बरदस्त इवेंट फीफा वर्ल्ड कप का शुरू होने जा रहा है, इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर जी खुशामदीद। दुनिया के सबसे बड़े इवेंट फीफा वर्ल्ड कप का कतर में आज से आगाज़ हो गया है। इफ्तिताई तकरीब में सऊदी वली अहद मोहम्मद सलमान भी शरीक हुए हैं। पहली बार किसी मुसलमान मुल्क में मुनक्किद होने वाला ये वर्ल्ड कप तारीख का महंगा तरीन इवेंट करार दिया जा रहा है, जिसकी तैयारियां सन 2014 से जारी थी, जिसमें अब तक 220 अरब डॉलर से ज़ायद की रकम खर्च हो चुकी है। और कहा यह भी जा रहा है कि अब तक के 21 फीफा वर्ल्ड कप्स पर जितनी लागत आई है ना, उतनी सिर्फ इस एक वर्ल्ड कप पर खर्च हुई है रकम। 64 मैचेस के लिए 5 शहरों में 8 शानदार स्टेडियम्स बनाए गए हैं। फीफा हुकाम पर उम्मीद है कि ये इवेंट 2018 रूस में होने वाले वर्ल्ड कप की 5.4 बिलियन डॉलर्स की आमदन का रिकॉर्ड तोड़ देगा। इनामी रकम को भी बढ़ाया गया है, ये 40 करोड़ डॉलर से बढ़ाकर 44 करोड़ डॉलर कर दी गई है। महंगा तरीन होने के साथ साथ इसे तारीख का मुतनाज़ तरीन वर्ल्ड कप भी कहा जा सकता है। 2010 से कतर को इस इवेंट की मेज़बानी मिलने के साथ ही तनाज़ात का एक ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो गया था।
मेजबानी की दौड़ में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी कोरिया और जापान जैसे मजबूत उम्मीदवारों को शिकस्त देने वाले कतर पर मगरबी मीडिया की जानिब से रिश्वत के एवज मेजबानी हासिल करने के इल्जामात आयद किए गए। फीफा के 2 सीनियर ओहदेदारों को इंक्वायरी का सामना करना पड़ा, लेकिन साबित कुछ नहीं हो सका। कतर को मुश्किल तरीन मौसम के साथ साथ सख्त कवानीन के बाइस भी आलमी दबाव का सामना रहा है। मगरबी ममालिक के इसरार और फीफा की बार बार दरख्वास्त के बावजूद कतरी हुकाम ने पूरे मुल्क की तरह स्टेडियम में भी शराब नोशी खरीद और इसकी खरीदो फरोख्त पर पाबंदी बरकरार रखी है। अलबत्ता कॉर्पोरेट पोर्शंस में ये दस्तयाब होगी। इसके अलावा हमजिन्स परस्तों के हामी अफराद को उनके मखसूस झंडे लहराने पर पाबंदी होगी। मुख्तसर और चुस्त लिबास पहनने और जुए पर भी पाबंदी आयद है। खिलाफ वर्जी करने वालों को 3 से 6 माह की कैद और तकरीबन $1000 से जायद का जुर्माना भरना पड़ सकता है। मगरबी मीडिया में तो इन पाबंदियों पर वबाल मचा हुआ है। कतर के साथ फीफा पर भी तनकीद हो रही है कि क्यों इसने मेज़बानी सौंपने से कबल कतर से पाबंदियों में रियायत की गारंटी नहीं ली थी, लेकिन अपने उसूलों पर समझौता न करने पर मुस्लिम ममालिक में कतर के इक़दामात को बड़ी पजीराई मिल रही है। द गार्जियन समेत कई मगरबी अखबारात ने 2014 से अब तक इन तैयारियों के दौरान 6500 से जायद मजदूरों की हलाकत का दावा किया है, लेकिन कतरी हुकाम इन रिपोर्ट्स को प्रोपेगेंडा करार देते रहे। कतरी हुकाम के मुताबिक इस अरसे में सिर्फ 37 मजदूर हलाक हुए हैं। हालिया वर्ल्ड कप में पाकिस्तानियों की खिदमात किसी तौर पर भी भुलाई नहीं जा सकती। ये शानदार स्टेडियम्स पाकिस्तानी मजदूरों की अनथक मेहनत से बने हैं, जिनमें दुनिया के बेहतरीन फुटबॉलर्स पाकिस्तान में बने फुटबॉल से खेलेंगे और पाकिस्तानी फौजी जवान इनकी हिफाजत करेंगे। लेकिन खुद पाकिस्तानी फुटबॉल टीम इन सबसे कोसों दूर है। पाकिस्तान फीफा रैंकिंग के मुताबिक 211 ममालिक में से 196 नंबर पर है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की कायम करदा फुटबॉल फेडरेशन कसम पुरसी का शिकार है। माजी में भारत और जापान जैसी टीम्स को शिकस्त देने वाला पाकिस्तान फुटबॉल के खेल में इतना पीछे कैसे चला गया। और साथ साथ यहाँ ये बात ऐड करना भी ज़रूरी है कि अब जबकि रंगारंग इफ्तिताही तकरीब हुई, उसका आगाज़ हुआ, तो उसके बाद बहुत सारे लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया कि शायद आगे जिस तरह से कतर के ऊपर बात की जा रही थी कि आई डोंट नो किस किस्म का ये इवेंट होगा, तो उनको शायद अगले 3000 साल तक कतर से माफ़ी मांगनी चाहिए इस बात पर। इस किस्म की भी अब बातें शुरू हो चुकी हैं। एनीवे जी, मुझे प्रोग्राम में स्पोर्ट्स होस्ट हैं याया हुसैनी, जर्नलिस्ट हैं, ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम याया। जी वालेकुम अस्सलाम किरण, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, आप खैरियत से हैं? ये बताइए, कतर जैसा मुल्क आया जहाँ 2010 में फुटबॉल का बहुत ज़्यादा क्रेज़ नहीं था, फैसिलिटीज़ भी बड़ी महदूद थी, ग्राउंड्स महदूद हुआ करते थे, वेदर कंडीशंस भी ऐसी नहीं थी, इतनी अच्छी नहीं थी, और फिर सबसे बढ़कर ये कि एक मुस्लिम कंट्री, इतने बड़े इवेंट की मेज़बानी मिली कैसे? इसका सारा बैकग्राउंड ज़रा दीजिए। और ये वर्ल्ड कप की तारीख का सबसे महंगा इवेंट है, कतर ने जितना खर्च किया है उसका रिटर्न भी हासिल कर सकेगा? बिल्कुल ठीक कहा किरण आपने। और ये 2022 है और ये कोई 2-3 साल पुरानी बात नहीं है कि कतर को फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी मिल गई। इसका फैसला 2009 में हुआ था। और दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ कतर नहीं उस मुकाबले में शामिल था, बल्कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और कई जापान जैसे मुल्क जो थे वो इस मुकाबले में शरीक थे। और उस बिड में जो है वो कतर ने कामयाबी हासिल की और फीफा के एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने कतर को 2022 वर्ल्ड कप की मेजबानी दी। और बिल्कुल ठीक कहा किरण आपने, यकीन जानिए कि पिछले चंद साल तक ये तय हो नहीं पा रहा था, तैयारियों पर सवालात उठ रहे थे, कतर के वेदर को बहुत ज्यादा डिस्कस किया जा रहा था, लेकिन जितना ह्यूज अमाउंट इस वर्ल्ड कप के ऊपर स्पेंड किया है कतर ने, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये कि अखराजात अपनी जगह, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि किसी भी मुल्क में ओलंपिक खेलों का मेला लगे, किसी भी मुल्क में फुटबॉल वर्ल्ड कप का इनेकाद हो, तो उस मुल्क की तकदीर बदल जाती है। और ऐसा ही अब कतर के लिए होने जा रहा है, क्योंकि अगर हम मुस्लिम ममालिक की बात करते हैं तो यूएई हो गया, सऊदी अरब हो गया और बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो कि फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन कतर ने उन सबको पीछे छोड़ दिया और अब सिर्फ कतर और कतर ही का नाम लिया जा रहा है। और उनके लिए इम्पोर्टेंट चीज ये है कि उनकी टीम आज टूर्नामेंट का इफ्तिताही मैच इक्वाडोर के खिलाफ खेल रही है। लेकिन सबसे आम बात यह है किरण के कतर वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट में 42 मिलियन की इनामी रकम है, 440 मिलियन के जो है इनामात फीफा ने रखे हैं। लेकिन फीफा वर्ल्ड कप में मेजबानी मिलना कतर के लिए एक
अहम चीज तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ खासतौर पर स्टेडियम्स के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि जिन स्टेडियम का यहाँ पर इनेकाद किया गया है, जहाँ पर इस वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट के मुकाबले मुनक्किद होंगे, वो स्टेडियम यहाँ से कहीं और मुंतकिल किए जा सकते हैं। और इत्तलात ये हैं कि उनमें से एक स्टेडियम कम से कम पाकिस्तान को भी मिलेगा, क्योंकि बिल्कुल उन्होंने जो एटमॉस्फेयर वहां पर क्रिएट किया है, बिल्कुल एसी वाला माहौल है, क्योंकि आपको पता है कतर में गर्मी बहुत होती है। और जो स्टेडियम वहां पर बनाए गए हैं वो फोल्डिंग स्टेडियम है। अब ये आपको समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि फोल्डिंग स्टेडियम कैसे है, क्योंकि मैंने जिससे भी बात की है वो कहते हैं यार ये कैसे हो सकता है कि टूर्नामेंट के बाद जो है उस स्टेडियम को फोल्ड कर दिया जाएगा। तो ये भी एक नई टेक्नोलॉजी है, और कैसे एक मुल्क से दूसरे मुल्क को स्टेडियम जाएगा। स्टेडियम्स जी, फुटबॉल का पूरा स्टेडियम एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया जाएगा, और इसमें से इत्तलात ये है कि एक स्टेडियम पाकिस्तान को मिलेगा। मैंने आगे आपसे जरूर की बात करनी है, लेकिन इससे पहले जरा जो कतर की जानिब से प्रिंसिपल स्टैंड्स लिए गए हैं मैं उस पर भी बात करना चाह रही हूँ। वहाँ पे अल्कोहल पे पाबंदी है, जुए पे पाबंदी है, लिबास भी आपको जो है ना वो तरीके और तमीज़ का पहनना है। तो ये वो प्रिंसिपल स्टैंड्स हैं जो बहैसियत एक इस्लामी मुल्क कतर ने ये लिए हैं, और इस पर बड़ी तनकीद भी हो रही है, अमेरिका की तरफ से हो रही है, यूरोप की तरफ से हो रही है। तो अब आप समझते हैं ऐसा कि आगे किसी इस्लामी मुल्क को मेज़बानी देने के लिए सोचा जाए, इन पॉइंटर्स के ऊपर सोचा जाए? देखिए किरण, अगर इन चीजों की इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है तो दैट्स वंडरफुल, एंड आई डोंट नो कि अगर नहीं करता है कोई शायख इन चीजों की पाबंदी तो उसके लिए क्या पेनल्टीज हैं। बट बिल्कुल आपने सवाल ठीक उठाया कि क्या मुस्तकबिल करीब में कतर के बाद सऊदी अरब या कोई और मुल्क फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी कर सकेगा। बड़ी तब्दीलियां आई हैं सऊदी अरब में, सिनेमा वहां पर ओपन हो गए हैं, खवातीन ड्राइविंग कर सकती हैं, तो ये तो आने वाली चीजें हैं। लेकिन उसके साथ साथ और बहुत सारी चीजों को देखा जाता है। और आपने जहां तक कतर की बात की कि अल्कोहल पर पाबंदी होगी, डिसेंट ड्रेस जेब तन करना होगा, तो ये भी मैं आपको बता दूं कि कतर जाने के लिए इस वक्त तो आपको दस्तयाब ही नहीं है फ्लाइट, क्योंकि वही लोग कतर जा सकते हैं जिनके पास फीफा वर्ल्ड कप का टिकट होगा। और दूसरी तरफ यूएई के लिए उन्होंने ये चीज रखी है, शारजा, दुबई, अबू धाबी के लिए, कि अगर आपके पास टिकट है तो आप एक फ्लाइट से जाएं, मैच देखें और वापस जो है दुबई आ जाएं, अबू धाबी आ जाएं, शारजा आ जाएं। आप वहां ठहर नहीं सकते क्योंकि वहां पर मैं जरा कुछ शार्प क्वेश्चंस भी करना चाह रही हूँ। ये फेवरेट्स में ब्राजील पहले और अर्जेंटीना दूसरे नंबर पर है। आप क्या समझते हैं कौन फेवरेट है? और फिर फ्रांस ने टाइटल का दिफा करना है, कौन नजर आ रहा है इस बार? अभी तो खैर पहला मैच आज होने जा रहा है, लेकिन कौन आपको फेवरेट कौन नजर आ रहा है? बिल्कुल ठीक कहा किरण आपने, डिफेंडिंग चैंपियन है फ्रांस, और 2018 में उन्होंने क्रोएशिया को फाइनल में शिकस्त देकर टाइटल जीता था। लेकिन उनकी जो बेंच के ऊपर इस वक्त फिटनेस मसाइल हैं और वो बहुत ज्यादा हैं, और वो लाइव लाइट में जरूर है, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो अपने एजाज का दिफा कर पाएंगे। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा, ब्राजील 5 बार का चैंपियन है, 2 बार का चैंपियन अर्जेंटीना है, लायनल मेसी लास्ट टाइम वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट खेलने के लिए मैदान में उतर रहे हैं। लेकिन जो कॉम्बिनेशन है इन्हीं 2 टीमों का है, सिर्फ मेसी नहीं है अर्जेंटाइन के पास, उनके पास उनकी मदद करने के लिए और भी खिलाड़ी है। और जितने भी दोस्ताना फुटबॉल मैच खेले हैं अर्जेंटाइन ने, वो उन्होंने जीते हैं, अच्छे मार्जिन से जीते हैं। और जहां तक ब्राजील की आप बात कर रहे हैं, तो ब्राजील तो हमेशा से फुटबॉल में मशहूर और मकबूल रहा है, पाकिस्तानियों के बहुत करीब रहा है। तो ये 2 टीमें वैसे मकबूल और मशहूर की आपने बात की आया, तो हमारी तो फुटबॉल बड़ी मशहूर और मारूफ है ना, और हम इस चीज़ पर ही इसी का क्रेडिट लेते रहते हैं कि जी फीफा वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से बनी हुई फुटबॉल का इस्तेमाल होता है। इस पोजीशन पे हम कब आएंगे कि जब हम इस बात का भी क्रेडिट लें कि हम भी वहाँ पर ग्राउंड में होते हैं, हमारी भी फुटबॉल की टीम होती है, वो भी बड़ी स्ट्रॉन्ग प्ले करती है? हम उस स्टेज पर कब तक आएंगे? देखें किरण, 1930 से ये फुटबॉल वर्ल्ड कप का मेला सज रहा है। सिर्फ 2 ऐसे साल थे, 1942 और 1946, दूसरी आलमी जंग अजीम की वजह से फुटबॉल वर्ल्ड कप हो नहीं सका था। 1947 में पाकिस्तान आजाद हुआ। और बड़ी दिलचस्प बात मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ कि अभी ये वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा और अगले 3 साल जो है, नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड कप जो होगा उसके लिए क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट चलता रहेगा। यानी 3 साल तक जो है क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट चलता रहेगा। अभी पाकिस्तान की टीम काठमांडू गई थी, 16 नवंबर को उन्होंने नेपाल के साथ मैच खेला था, और आप वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने की बात कर रही हैं। 2019 के बाद हमने कोई मैच खेला है। तो पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, लेकिन पाकिस्तान में फुटबॉल में पॉलिटिक्स इतनी है, पाकिस्तान में फुटबॉल में कोई किसी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। और उसकी सबसे बुनियादी वजह यह है, जो फीफा की तरफ से अरबों रुपए यहाँ पर आते हैं, वो सबसे बड़ा झगड़ा है। और अगर हुकूमत की
की तरफ से मुदाखलत होती है, तो माजी में कई बार, अगर आपको पता हो, कि फुटबॉल फेडरेशन पर पाबंदी लग चुकी है, क्योंकि तो बेसिकली हमारी टीम जो है ना वो पॉलिटिक्स का शिकार हो जाती है, जिसकी वजह से क्वालिफाई नहीं कर पाती इस इतने बड़े मेगा इवेंट के लिए। अच्छा, लास्ट मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, इस इवेंट की तैयारियों के दौरान कुछ मजदूरों की हलाकत के हवाले से भी बड़ी खबरें शाये हुई थी, इसमें कितनी सदाकत है? किरण, सिर्फ मजदूरों की हलाकत के हवाले से नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारी खबरें सामने आई हैं। और जो सबसे ज्यादा खबरें थी वो ये थी कि टाइम पर स्टेडियम तैयार नहीं हो सकेंगे, वहां पर खिलाड़ियों को बहुत ज्यादा मसाइल का सामना करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा वेदर की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, ये सारी चीजें और बहुत सारी, लेकिन वो सारी खबरें आज गलत साबित होने जा रही हैं। हाँ, क्योंकि किक ऑफ हो जाएगा टूर्नामेंट, और इस टूर्नामेंट के लिए जो उन्होंने होटल बनाए हैं किरण, स्टेडियम तक सिर्फ 20 मिनट से ज्यादा किसी स्टेडियम की मुसाफत नहीं है। ग्रेट ग्रेट, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर। याया हुसैनी मेरे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। इंशाल्लाह नाज़रीन से जुमे को मुलाकात होगी। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।